अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्लान बी की जासूस सीरीज़ में खुश आमदीद। वाज़े सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं अनायतुल्लाह की जंगी सरगुज़श्त, मंजिल और मुसाफिर, किस्त नंबर 66। वाज़े सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। दिन का 1 बज रहा था जब ब्रिगेड रुक गया और हुक्म मिला कि गाड़ियों से उतर आओ और खाना खा लो। मेरे ख्यालात का तसलसल टूट गया और मेरे अंदर कशमकश कुछ नरम पड़ गई। खाने का नाम सुना तो भूख महसूस होने लगी। हम गाड़ियों से उतर ही रहे थे कि अचानक हमारे दरमियान और पीछे हर तरफ तोपों के गोले फटने लगे। जापानियों ने हमारा रास्ता रोक लिया था। इनके तोपखाने बेपना गोलाबारी कर रहे थे। हम सब भागम भाग जहां आड़ मिली वहां जा छुपे। थोड़ी देर बाद हमारे ब्रिगेड का तोपखाना एक्शन में आ गया और इधर से भी गोलाबारी शुरू हो गई। मुझे बड़ की किस्म का एक दरख्त नजर आया जिसका तना बहुत ही फैला हुआ था। मैं दौड़कर उस दरख्त के तने की ओट में हो गया। मैंने दोनों कानों में उंगलियां ठोंस ली। तोप के गोले का धमाका कोई गैर फौजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे कानों के पर्दे तो सुन हो ही जाते हैं। मुसलसल धमाकों से बाज फौजियों का दिमाग जवाब दे जाता है और वो पागलों की हरकतें करने लगते हैं। लेकिन हमारी बटालियन में कोई ऐसा केस न हुआ, क्योंकि ये बटालियन 2 साल से ये धमाके बर्दाश्त कर रही थी और उसके अफसरान और जवान इतने पुख्ता हो गए थे कि अब ये धमाके इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मैंने इस गोलाबारी में जो कुछ देखा वो आज तक नहीं भूला और मरते दम तक नहीं भूल सकूंगा। हमारी बटालियन की बी कंपनी का एक सिख हवालदार एक आड़ से उठकर मालूम नहीं क्यों एक तरफ को दौड़ पड़ा। शायद इसे किसी अफसर ने बुलाया होगा। वो भी रास्ते में था कि तोप का एक गोला इससे 3-4 कदम आगे और दूसरा गोला इसके बिल्कुल करीब पीछे फटा। इन दोनों गोलों का उड़ाया हुआ गर्दो गुबार जब साफ हो तो पता लगता था जैसे सिख हवा में तहलील हो गया हो। इसके जिस्म के टुकड़े दूर दूर तक जा गिरे। मैं फौजी था, वहाँ ऐसे कई मंजर देखे थे, इसलिए सिख हवालदार के उड़ जाने का बल्कि इस दुनिया से गायब होने का मेरे दिल पर ज़रा सा भी असर न हुआ। यूँ मालूम होता था जैसे ये दुनिया, ये ज़मीन और आसमान मुसलसल एक धमाका बन गए हों। गर्दो गुबार इतना था कि कुछ नज़र नहीं आता था। अपने तोपखाने के गोले सड़क के ऊपर से चीखते चिल्लाते गुजरते जा रहे थे। हमारे इलाके में फटने वाले गोलों के टुकड़े उड़ रहे थे। इस कदर बारूद की बदबू फैल गई थी और इस कदर नथनों में दाखिल होने लगी कि दम घुटता महसूस हो रहा था। मुझे किसी के चीखने चिल्लाने और दौड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। गर्दो गुबार में से एक हिंदू सिपाही दौड़ता निकला और मेरे सामने आकर गिर पड़ा। मुझे तो यह तवक्को थी कि ये ज़ख्मी होगा, लेकिन वो ज़ख्मी नहीं था। वो कानों पर हाथ रखे चीख चिल्ला रहा था। कभी वो खड़ा हो जाता और खड़े खड़े ज़ोर से गिरता और तड़पने लगता। अगर वो ज़रा सा भी ज़ख्मी होता तो इसकी वर्दी वहाँ से सुर्ख होती, लेकिन वो ज़रा सा भी ज़ख्मी नहीं था। धमाकों ने इसके दिमाग पर असर कर दिया था। मैंने उसे पकड़ने संभालने की या इसे तसल्ली दिलासा देने की ज़रा सी भी कोशिश ना की। वो भी जैसे मेरी मौजूदगी से नावाकिफ था। 2-3 मरतबा मेरे बिल्कुल सामने करीब आकर गिरा तो इसने मेरी तरफ ना देखा। आखिर वो उठा और एक तरफ को दौड़ पड़ा। इसे शैल शौक कहते हैं। अगर ये मामूली सा हो तो मुतासरा शख्स कुछ देर बाद नॉर्मल हालत में आ जाता है, लेकिन ये शदीद हो तो फिर नौबत मेंटल वार्ड में दाखिल करने तक पहुँच जाती है और अक्सर शदीद केस ठीक भी नहीं हुआ करते। मैं इस हिंदू नौजवान को जानता था। ये मेरी बटालियन का पुराना सिपाही था। बाद में पता चला था कि वो लापता ही हो गया था। ये किसी को मालूम नहीं था कि वो मारा गया था या इसे क्या हुआ था। मेरा ख्याल है कि वो पागलपन में दौड़ता गया और कहीं दूर जंगल बियाबान में निकल गया होगा और उधर ही मर गया होगा या दरिंदों की खुराक बन गया होगा। हमारी गाड़ियाँ सड़क के किनारे खड़ी थी। 2 गाड़ियाँ तो बिल्कुल ही उड़ गई थी और 2-3 गाड़ियों में आग लग गई थी। ड्राइवरों को हुक्म मिला कि गाड़ियों को आगे ले जाकर बखेर दें। मतलब यह था कि गाड़ियाँ जापानियों के गोलों की जद में आने से बच जाएं। जापानियों ने जिस शिद्दत से गोलाबारी शुरू की थी, इसके फ़ौरन बाद इन्फेंट्री और टैंकों से हमला किया जाता था। ब्रिगेड को ऑर्डर मिल गया था कि सब अपनी अपनी पोजीशन ले लें, चूँकि हमला आ रहा है। कुछ देर तक हमला ना आया तो ब्रिगेड को हमला करने का हुक्म दिया गया। गाड़ियाँ वहीं रह गई और ब्रिगेड ने एडवांस शुरू कर दिया। तब वो ये थे कि उधर से जापानी फौज आ रही होगी, इधर से हमारा ब्रिगेड एडवांस कर रहा था और बड़ी शदीद और खूरेज लड़ाई हो जाएगी। लेकिन जापानियों की तरफ से हमला ना आया। इसके बजाय हमारा ब्रिगेड जापानियों के मोर्चों तक जा पहुँचा। तब जापानियों ने हमला रोकने की कोशिश की, लेकिन जापानियों के पास अब इतनी जंगी ताकत नहीं रही थी कि वो ब्रिगेड का हमला रोक सकते। थोड़ी सी देर बाद जापानियों को तोपखाना खामोश हो गया और उसकी कुछ फौज तो मारी गई और बाकी पसपा हो गई। हमारी बटालियन को पीछे रखा गया था, जिसे रेयर गार्ड कहा जाता है। आखिर हमारी बटालियन को भी एडवांस का हुक्म मिला। अब हम पैदल जंगल में जा रहे थे। छोटे हथियारों की फायरिंग हमसे बहुत दूर आगे हो रही थी। 4-5 मील का फासला तय करके हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां हर तरफ जापानियों की लाशें बिखरी पड़ी थी। मैंने अपने ब्रिगेड की लाश नहीं देखी थी।
अलबत्ता मुझे यकीन था कि हमारा ब्रिगेड भी इसी तरह अपनी लाशें पीछे छोड़ आया है। जापानियों की गोलाबारी थी ही क़यामत खेज, जिसमें सैकड़ों मौत मुतवक्को थी। हमें वहीं रुकने का हुक्म मिला। शाम के गालिबन 4 बज रहे थे। जंग की भयानक और होलनाक आवाज़ें और धमाके खामोश हो चुके थे। मौत न जाने कितने सो जाने लेकर चली गई थी। वो दिन लड़ाई के बाद की मुख्तलिफ मसरूफियात में गुजर गया और हमने रात आसमान तले गुजार दी। सुबह हुई तो हमें नाश्ता दिया गया। जब दिन की रोशनी फैली तो हमने देखा कि चंद फरलांग दूर छोटी सी एक बस्ती थी। ऐसी ही 2 और बस्तियां कुछ दूर नजर आ रही थी। हमें पता चला कि जापान के जिन ट्रूप्स ने मुज़ाहमत की थी इन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और जो जापानी बच गए थे वो भाग गए हैं। जापानियों को तोपखाना दूर था, इसलिए वो अपनी तोपें ले गए थे। उस रोज़ हमारा करने का कोई काम नहीं था। मैंने अपने क्लर्क दोस्त को साथ लिया और इस बस्ती में चला गया जो करीबी नज़र आ रही थी। ये बस्ती इसी इलाके में थी जो हमारी बटालियन की जिम्मेदारी में था। मैंने अपने बटालियन के चंद एक जवान इस बस्ती में जाते और कुछ जवान बस्ती से निकलते देखे। ये सब लूट मार के लिए वहाँ गए थे, लेकिन पता चला कि बस्ती खाली है और वहाँ के रहने वाले मुद्दत हुई यहाँ से भाग गए थे। मैं अपने साथी के साथ वैसे ही टहलता टहलता बस्ती के अंदर चला गया। मेरी नीयत लूट मार की नहीं थी। अपनी बटालियन का एक मुसलमान लास नाइक मिला। इसने बताया कि इस बस्ती में जापानी फौजियों अपना हेडक्वार्टर बना रखा था जो वो खाली करके भाग गए थे। ये 15-20 घरों की बस्ती थी। मकान छोटे छोटे थे और मामूली किस्म के थे, लेकिन बाहर से साफ सुथरे लगते थे। बस्ती बिल्कुल खामोश थी। हम दोनों दोस्त आहिस्ता आहिस्ता चलते एक गली में जा रहे थे। जापानियों का यहाँ अगर ब्रिगेड था या जो ट्रूप्स थे इनके हेडक्वार्टर के लिए ये बस्ती मौजूद थी। हम दोनों साथियों ने सोचा भी नहीं था कि इन मकानों के अंदर जाकर देखे, शायद कोई कीमती या काम की चीज़ हाथ आ जाए। हम एक मकान के सामने से गुजरे। उसका बाहर वाला दरवाज़ा खुला था। हमने अंदर एक लाश पड़ी देखी जो किसी फौजी की नहीं थी। हम रुक गए और इस घर के दरवाजे में जा खड़े हुए। वो एक औरत की लाश थी जिसका खून फर्श पर बह बह कर जम गया था। औरत का चेहरा साफ नजर आ रहा था। नक्शो निगार से वो मलाई या बर्मी लड़की मालूम होती थी। वो जवान ही लड़की थी। खून इसके सर से बहता रहा था। गोली का सुराग कनपट्टी से साफ नजर आ रहा था। हम समझ गए कि किस तरह मरी थी। मैं पहले बता चुका हूँ कि जापानियों ने ये जलील हरकत की थी कि वो जहाँ भी जाते वहाँ की नौजवान लड़कियों को अपने साथ रख लेते थे। ये इन्हीं लड़कियों में से एक हो गई और जब जापानियों को यहाँ से भागना पड़ा तो इसकी कनपट्टी पर रिवाल्वर या राइफल रखकर गोली मार गए। हम वहाँ से चल पड़े और जापानियों की इस हरकत के मुतालिक बातें करने लगे। आगे जाकर हम एक गली में मुड़ गए। एक मकान के अंदर से करबनाक चीखें सुनाई देने लगी। हम रुक गए। कभी ये चीखें बुलंद हो जाती और ये फिर हाय हाय जैसी आवाज़ों में बदल जाती। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ कहे बगैर दोनों अंदर चले गए। जिस कमरे से ये करबनाक आवाज़ें आ रही थी इसके दरवाजे में जा रुके। हमारे सामने ऐसा मंजर था जो कभी देखा था न कभी देखूंगा। फर्श पर कंबल बिछे हुए थे और एक औरत बच्चे को जन्म दे रही थी। वहाँ और कोई भी नहीं था, वो अकेली थी। जंग की डसी हुई दुनिया में जहाँ मौत की हुक्मरानी थी एक इंसान जन्म ले रहा था। हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, न हमें मालूम था कि हमें क्या करना चाहिए। ये जवान औरत थी और मलाया की रहने वाली थी। इसमें तो कोई शक नहीं था कि जिस बच्चे को वो जन्म दे रही है वो इसका खामिद का नहीं। इस औरत को भी जापान में अपने साथ रखा होगा। खुद तो भाग गए और इसे इस मुसीबत में छोड़ गए। मैंने अपने साथी से कहा कि अपने मेडिकल ऑफिसर को जाकर बताते हैं। वो नहीं आएगा। मेरे साथी ने कहा वो अभी गया तो क्या कर लेगा, चलो चले। मेरे दिल पर ऐसा बोझ आ पड़ा कि मुझ पर रिक्कत तारी हो गई। मैं इस औरत की मदद करना चाहता था लेकिन मैं मजबूर और बेबस था। हवा से चलने लगे तो इस औरत ने हाथ जोड़े और फिर दाएं हाथ की उंगली इकट्ठी करके मुंह के साथ लगाई, जिसका मतलब था कि कुछ खाने पीने को मांग रही थी। मैंने अपने साथी का बाजू पकड़ा और बड़ी तेज़ी से बाहर आए। अपने साथी से कहा और कुछ नहीं तो इसे खाने पीने के लिए कुछ ला देते हैं। मैं दौड़ पड़ा और मेरा साथी भी मेरे साथ साथ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते हम अपने ठिकाने पर पहुंचे और मैंने जल्दी जल्दी खाने की कुछ चीज़ें इकट्ठी कर ली। महाज पर हमें नहायत अच्छा राशन मिला करता था, जिसे उस वक्त की फौजी जुबान में डबल राशन कहा करते थे। मैंने पानी की बोतल भी उठा ली। मेरे साथी ने भी मेरी तरह कुछ चीज़ें खाने के लिए इकट्ठी कर ली थी। हम वहाँ से चलने ही लगे थे कि दूर से हवाई जहाज़ों की घन गर्ज सुनाई देने लगी। ये घन गर्ज फौरन ही हमारे सरों पर पहुँच गई और इसके साथ ही हम पर मशीन गनों की गोलियाँ बुछाड़ पड़ करने लगी। नीचे से त्यारा शिकन मशीन गन इन पर फायर करने लगी। ये जापानियों के लड़ाका बम्बार त्यारे थे। उन्हें 2-3 जगहों पर बम भी गिराए जिनके धमाके बड़े ही जोरदार थे। यूँ लगता था जैसे जलजला आ गया हो। हम उस औरत और नौज़ायदा बच्चे को तो भूल ही गए और अपनी जान के लाले पड़ गए। जापानी हवाबाज बड़े ही निडर और दिलेर थे। वो इतनी कम बुलंदी पर आकर मशीन गन करते थे कि यूँ लगता था जैसे हवाई जहाज़ दरख्तों से टकरा जाएंगे। मैंने चारों हवाई जहाज़ धुआं छोड़ते और गिरते देखे। ये हवाई जहाज़ हमारे ब्रिगेड का रास्ता रोकने के लिए भेजे गए थे। मैं गिन नहीं सका ये हवाई जहाज़ कितने थे, इतने कह सकता हूँ कि बेशुमार थे। दरअसल जापान की हाई कमांड आखिरी बाजी लगा रही थी। मैं आपको जापानियों की दिलेरी की दिलचस्प बात सुनाता हूँ। हर मुल्क की एयरफोर्स के पायलट जब लड़ाका बम्बार तैयारों को उड़ाते हैं तो इनके साथ पैराशूट लाजमन होते हैं।
पायलट के हुक्म होता है कि जहाज़ के अंदर फ़ज़ा में ज़रा सी भी खराबी पैदा हो जाए या इंजन से हल्का हल्का धुआं ही निकलने लगे तो फ़ौरन जहाज़ से निकल आए और पैराशूट के ज़रिए ज़मीन पर उतर आए। मैंने जंग के बाद पढ़ा था कि जापान वाहिद मुल्क है जिसके लड़ाका बमबार पायलट बगैर पैराशूट के उड़ते हैं। इसका मतलब यह था कि तुम्हारा हवाई जहाज़ फ़ज़ा में बिगड़ जाए या इसे गोलियाँ लग जाए तो उसके साथ ही जाओ और मर जाओ। ये दिलीन हिमाकत थी। हवाई जहाज़ की निस्बतन पायलट को ज़्यादा कीमती समझा जाता है क्योंकि हवाई जहाज़ को पायलट ने उड़ाना होता है और इसी ने दुश्मन को नुकसान पहुंचाना होता है। अगर अपने बिगड़े हुए और मजरूह हवाई जहाज़ से पायलट निकल आए और ज़मीन पर खैरियत से उतर जाए तो दूसरा हवाई जहाज़ देखकर फ़ज़ा में चला जाएगा। ज़रा गौर करें, हवाई अड्डे पर 1000 लड़ाका हवाई जहाज़ तैयार खड़े हों और पायलट एक भी ना हो तो ये सारे हवाई जहाज़ महज बेकार होंगे और ज़मीन पर खड़े खड़े दुश्मन का बड़ा ही आसान निशाना बनेंगे। ये तो हमने देखा था कि जापानी पायलट जब हमला करने आते थे तो बहुत ही नीचे आ जाते जैसे इन्हें अपनी जान का ज़रा सा भी ख्याल ना हो। ये भी जापान की कमज़ोरी थी कि इसने अपने तजर्बाकार पायलट ज़ाया कर दिए थे। मैंने जंग के कुछ अर्सा बाद अमेरिका के एक जंगी वकायनिगार की लिखी हुई किताब पढ़ी थी जिसमें से लिखा था कि जापानी फाइटर बमबार पायलट बगैर पैराशूट के उड़ा करते थे। मैंने इस बात को सही तस्लीम नहीं किया था क्योंकि कोई भी मुल्क तजर्बाकार हवाबाजों को ऐसे ख़तरे में नहीं डाल सकता और ना ही डालना चाहता है कि इसके हवाबाज बगैर पैराशूट के उड़ें। आखिर जापानी एयरफोर्स के एक साबिक लड़ाका पायलट सियोरोस्काई की लिखी हुई किताब पढ़ी जिसमें इसने अपने मुल्क के इस अहमकाना और जालिमाना हुक्म पर कड़ी नुक्ताचीनी की थी कि हवाबाजों को बगैर पैराशूट के जंगी मिशन पर भेजा जाता था। फिर मुझे यकीन आया। मैं उस औरत की बात कर रहा था जो जंग के महाज पर बच्चे को जन्म दे रही थी। हवाई हमला ख़त्म हो तो मुझे इस औरत का ख्याल ही नहीं रहा क्योंकि हर तरफ चीखों पुकार और भाग दौड़ हो रही थी। इन हालात में इस बस्ती में नहीं जा सकता था। फौजी की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ था कि इधर देखता, अपने किसी साथी को पड़े देखता और इन्हें मदद की ज़रूरत होगी और इन्हें उठा कर एक जगह इकट्ठा करना है। इस गर्ज के अलावा मेरे अंदर कुछ जज्बात भी थे जिनके तहत मैं अपने करीबी और अजीज़ दोस्तों को देखना चाहता था। मैं भी उधर दौड़ने भागने लगा। वहाँ तो हर तरफ खून ही खून था। वो जंगल था और वहाँ कोई ज़मीन दोस्त पनागा नहीं थी। हमने दरख्तों के नीचे पनाह ली हुई थी मगर दरख्तों की शाखें हवाई जहाज़ों की फायर की हुई गोलियों को नहीं रोक सकती थी। मुख्तसर ये कि हमारी बटालियन को अच्छा खासा जानी नुकसान पहुँचा था। यह तो जंग की क़यामत खेजी थी जिसकी तफसीलात ना ही सुनाऊँ तो अच्छा है। मैं आज इस वक्त को याद करता हूँ तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है। मुख्तसर बात यह कि हम मौत के परों के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे। इन्हीं परों के नीचे हमें पनाह मिलती थी और इसी मौत के पंजे किसी भी वक्त चाहे दबोचते और ज़िंदगी से उठाकर उस जहाँ में फेंक देते जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आया। वो रात आई और गुजर गई। अगले रोज़ दिन के पिछले पहर मोहलत मिली तो मैं साथी जो एक रोज़ पहले मेरे साथ बस्ती में गया था साथ लेकर बस्ती की तरफ चल पड़ा। वो बस्ती तो हमें कैंप से ही नज़र आ जाती थी लेकिन उस रोज़ नज़र नहीं आ रही थी। हम अपने इस आर्जी कैंप से निकल भी गए तो हमें बस्ती नज़र न आई। मैंने हैरत ज़दगी के आलम अपने साथी से पूछा कि बस्ती कहाँ गई। मेरा साथी इधर ही देख रहा था जिधर बस्ती थी। कुछ और आगे गए तो बस्ती नज़र आ गई लेकिन अब वो मकान नहीं थे बल्कि खंडर थे। चंद एक दीवारें खड़ी नज़र आ रही थी, बाकी सब मलबे के ढेर थे। हम समझ गए कि जापानी हवाई जहाज़ों ने बस्ती पर बम गिराए हैं। यह देखते हुए कि बस्ती अब कुछ नहीं रहा, हम दोनों साथी खाने की चीज़ और पानी की 2 बोतलें उठाए बस्ती की तरफ चलते ही गए और उस तरफ गए जहाँ इस औरत का घर था। इस तरफ कोई 1-2 मकान सलामत खड़े थे, बाकी गिर पड़े थे। इस मकान वाली गली में मलबा बिखरा हुआ था जिस पर संभल कर चलते हम इस औरत के मकान तक पहुँच गए लेकिन इसका मकान भी खंडर रह गया था। गली की तरफ दीवारें खड़ी थी, इसमें दरवाज़ा भी महफूज था और खुला हुआ था। इसमें से देखा कि मकान का बाकी हिस्सा तबाह हो चुका है। हम दोनों मलबे पर चढ़ गए और सेन में देखा। एक तो मंजर देखा था कि तने तनहा औरत बच्चे को जन्म दे रही थी जिसे देखकर मुझे नीमगशी की कैफियत तारी हो गई थी। लेकिन अब सेन में जो मंजर नजर आया वो मालूम नहीं मैंने किस तरह बर्दाश्त किया। नौज़ादा बच्चे का ज़रा जितना एक बाजू, कांधा और सर बड़े सेन में पड़े हुए थे। इसके बाकी जिस्म को कुछ पता नहीं था कि कहाँ गायब हो गया है। इसके करीब ही इस बदकिस्मत बच्चे की माँ का जिस्म इस हालत में पड़ा हुआ था कि उसका पेट और सीना बिल्कुल फट गए थे और उसमें कुछ भी नहीं रहा था। अच्छा हुआ मैंने इस तरह कहा जैसे अपने आप से बात की हो। अल्लाह को इन पर रहम आ गया और इन्हें इस दुनिया से उठा लिया है। मेरे हाथ में खाने का जो सामान था वो इसी सेन में फेंक दी और पानी की बोतल जो मैं इस बच्चे की माँ के लिए लाया था वो भी फेंक दी। मेरे दोस्त ने भी ऐसे ही किया और हम दोनों सर झुकाए हुए मलबे से उतरे और फिर बस्ती से निकल आए। कुछ दूर तक हमने एक दूसरे के साथ बात ना की। यह है जंग, मेरे साथी ने कहा। हम तो फौजी मरने के लिए ही महाज पर आए हैं लेकिन सोचो यार इन मासूमों को किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मैंने कहा यह खित्ता ना अंग्रेज़ों का है, ना अमरीकियों का, ना जापानियों का, लेकिन वो इस खित्ते पर यहाँ आकर लड़ रहे हैं और मासूम जानें तबाह हो रही हैं। क्या तुम समझते हो कि ये क्यों लड़ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि कोई माँ बच्चे को जन्म दे तो वो इनका गुलाम हो जिसके पास एक दूसरे को कत्ल करने की ताकत है। ये जंग की होलनाकी के 2-3 भयानक वाक़यात हैं जो आपको सुनाए हैं।
मैंने महाज पर जो मंजर देखे, अगर वो सब सुनाऊं तो आपके आसाब जवाब दे जाएं। ज़रा तसव्वुर में लाएं कि आपका एक दोस्त था जो रात को आपके साथ ताश खेल रहा था और आप सब हंस हंस कर खेल रहे थे। हंसते खेलते आप सो जाते हैं और आपका दोस्त अगले रोज एक ड्यूटी पर भेजा जाता है। दिन के पिछले पहर आप देखते हैं कि इस दोस्त का एक बाजू एक गिद्दड़ उठा भागा जा रहा है और आपके दोस्त का बाकी जिस्म गिद्ध खा रहे हैं। अब मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। सिर्फ ये बता देता हूँ कि उस रोज़ अपने जितने साथी मारे गए थे, इनकी लाशें इकट्ठी की गई। इनमें जो मुसलमान थे, इनकी लाशें एक जगह रखकर हमने नमाज जनाजा पढ़ाया और एक ही गड़ा खोद कर उन सबको उस गड़े में रखा और मिट्टी डाल दी। इसी तरह हिंदू और सिखों ने अपने अपने साथियों की लाशों की आखिरी रसूम अदा की और इन्हें जला डाला। इन सब की जानें सिर्फ इसलिए गई कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों के पंजे और ज़्यादा मजबूत हो जाए और हम गुलामी की जंजीरों से कभी ना निकल सकें। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अनायतुल्लाह अत-तमश की ये जंगी सरगुज़श्त अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए प्लान बी की जासूस सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।